अध्याय 31। क्लॉड एक कुलीन परिवार से था। चूंकि वह पहला बच्चा नहीं था, इसलिए उसे परिवार का नाम विरासत में नहीं मिल सका, इसलिए उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र साम्राज्य का एक सरदार बन गया। एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में वह प्रतिभाशाली राजाओं के बीच भी असाधारण थे। हालांकि ऐसे लोग भी थे जो उसे पसंद नहीं करते थे, उनमें से कोई भी अब तक उसकी आलोचना नहीं कर सका। मैंने सुना है वह भड़क गया। भगवान का एक सेवक ऐसा कैसे कर सकता है? क्लॉड लोगों को उसके बारे में भद्दी टिप्पणियां करते हुए सुन सकता था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वह नाराज था। ये कैसे हो गया? सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। उसने दांत पीस लिए। कुछ अन्य राजपूत जो उससे बात नहीं कर सकते थे और पहले उससे नफरत करते थे, उस पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें राजपूत बनाना एक गलती थी। उन्होंने कहा, आपका धन्यवाद, वे देख रहे हैं हम सब पर नतमस्तक। क्लाउड वापस नहीं लड़ सका। बिना आशीर्वाद के अपनी रक्षा करना उसके लिए असंभव था। ये सब उस अहंकारी छोटे लड़के के कारण हुआ। संतनी मासूम और भोली लग सकती है, लेकिन वह जितना सोचती थी उससे कहीं अधिक चतुर थी। वह जानती थी कि अपने प्रतिद्वंद्वी को चुप कराने के लिए क्या कहना और क्या करना है। इतनी कम उम्र की कोई व्यक्ति अपने दिमाग का इतनी अच्छी तरह से उपयोग कैसे कर सकती है? वह तो एक अनाथ है। वह फुफकार उठा। हालांकि सभी ने इसे गुप्त रखने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी सूत्रों को उस बच्चे की असली पहचान के बारे में पता था जिसे संत के रूप में घुमाया गया था। उसका जन्म कूड़े के ढेर में हुआ था जहां केवल सबसे निचले लोग ही इकट्ठा होते थे। क्लॉड के लिए उसे अपनी ओर नीची दृष्टि से देखना दुखद था। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। हालांकि उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। हालांकि वह एक अनाथ हो सकती थी, फिर भी वह अब भी पवित्र महिला थी। उसके पास वेयोस में पोप से अधिक शक्ति थी, और वह राहेल की शाही राजकुमारी भी थी। यहाँ तक कि अगर उसे राहेल साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया और वापस लौटना पड़ा, तो उसे अन्य राजाओं द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा और वह अकेला रह जाएगा। रास्ते में जानवरों द्वारा निशाना बनाए और मारे बिना उसके वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक एक आवाज ने उसे बुलाया। अरे नहीं, ये शुरू हुआ। ऐसा लगता है जैसे आपको कुछ मदद की जरूरत है। क्लॉड ने आंसू भरी आंखों से देखा। काले लिबास में एक युवक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। आप कौन हैं? उसने पूछा। आपका उद्धारकर्ता, अजनबी ने उत्तर दिया। एक काले सांप का टैटू फिसलने लगा उसकी चौड़ी मुस्कान के आगे। मेरे कमरे में फिर से बहुत सारे उपहार थे, सिवाय इस बार के वे मिल्टियट्स के बजाय रईसों के थे। वे तुम्हें राजकुमारी बनने पर बधाई दे रहे हैं, मार्गरेट ने समझाया। आखिरकार उन्होंने मेरा विरोध किया। मैंने पूछ लिया। वह मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा था कि उपहारों की झड़ी मिल्टियट्स के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन रईस दूसरी लहर की चपेट में आ गए। कतार में रखी बहुमूल्य चीजों की संख्या से मैं बता सकता हूं कि वे मेरे अच्छे पक्ष में रहना चाहते थे। क्या उन्हें वैसे भी स्वीकार करना ठीक था? हालांकि पिताजी ने शायद मुझे सबसे अच्छे उपहार दिए थे। जब मैंने काले रंग में लिपटा हुआ एक उपहार देखा तो मैं सोच में पड़ गया। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह ड्यूक रेवेनहुक का है? इसे तुरंत फेंक दो, मैंने कहा। राजकुमारी, लूसियाना ने परेशान भाव से मेरी ओर देखा, लेकिन मार्गरेट ने बस सिर हिलाया। महामहिम ने हमें इसे एक तरफ रखने के लिए भी कहा, उसने कहा। वास्तव में मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि मैं और मेरे पिताजी एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह जानते थे। मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। अधिकांश उपहार गहने और विलासिता के सामान थे, लेकिन कुछ अन्य दिलचस्प वस्तुएं भी थीं। उनमें से एक छोटी तलवार थी जो एक बच्चे के लिए एकदम सही आकार की थी। मुझे तुरंत पता चल गया कि इसे किसे देना है। यहाँ, इसे ले लो, मैंने कहा। कैस ने जैसे ही इसे देखा, उसकी भौहें चढ़ गईं। ईमानदारी से कहूँ तो अगर वह हर समय इसी तरह भौहें सिकोड़ता रहा, तो कम उम्र में ही उसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी। यह एक उपहार है। यह क्या है? तलवार। जाहिर है। मैंने उसे उसके हाथों में थमा दिया। मुझे पता है कि यह ज्यादा नहीं दिखता है,
लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से इसे आशीर्वाद दिया है। इससे कैस को तलवार की ओर बेहतर दृष्टि से देखने को मिला। मैं उसके लिए यह नई तलवार लाया क्योंकि मुझे पता था कि वह इस पूरे समय ठिकाने से भागने के दौरान चुराई गई तलवार का उपयोग कर रहा था। उसे ऐसी तलवार का उपयोग करना चाहिए जो उसकी ऊंचाई के अनुकूल हो। ये सबसे मजबूत नहीं था क्योंकि यह बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसके पास से बेहतर था। कल कैसा रहा? मैंने पूछ लिया। क्या कुछ हुआ? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैं अक्सर उससे मिलने जाता था। ऐसा लग रहा था कि वह बेहतर कर रहा है, लेकिन मैं उसका चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए जब भी मेरे पास समय होता तो मैं वहां चला जाता। वह भी अभी छोटा बच्चा था, और हालांकि उसने यह नहीं दिखाया, फिर भी उसे अकेला रहना पड़ा। मैं उससे जुड़ाव महसूस कर सकता था, इसलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्या आप जानते हैं कि मैं राजकुमारी बन गई हूँ? उसने मेरी ओर ऐसे देखा मानो कह रहा हो, तो क्या? उन्होंने इसे इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि मैं भी उन्हें भ्रमित करते हुए हंसने लगा। तो क्या आप इस राजकुमारी का स्वागत नहीं करेंगे? मैंने राजसी की तरह बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उससे घूरने के अलावा कुछ नहीं मिला। वह इतना मजाकिया लग रहा था कि मैं फिर से हंस पड़ा। अरे कैस, मैंने तब शुरू किया जब मैं ठीक हो गया। यह एक अजीब एहसास है। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि मैं पिताजी की बेटी हूँ, लेकिन उस नौकर को उस कागज के टुकड़े पर मेरा नाम जोड़ते हुए देखना वास्तव में मेरे लिए घर ले आया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया ने स्वीकार कर लिया है और मैं वास्तव में खुश हूँ। कुछ लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि यह क्यों मायने रखता है, लेकिन मैं अंततः उन्हें बता सका कि मेरे पास एक पिता है। कैस अवाक रह गया। तुम्हें वह इतना पसंद क्यों है? तुम्हें भी वह पसंद है? कैस का चेहरा सिकुड़ गया। वह खतरनाक है, मुझे पता है, लेकिन तुम अब भी उसे पसंद करती हो। क्यों? क्योंकि वह अच्छा दिखता है। मैंने चुटकी ली। कैस ने कुछ नहीं कहा। किसी कारण से मैं हंसने लगा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता क्यों। उसे पसंद करने का कोई कारण तो होगा। मैंने पूछ लिया। कैस ने उत्तर नहीं दिया। मैंने सोच समझकर गुनगुनाया। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे याद आता है कि क्यों, लेकिन एक बार जब मुझे एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी जिंदगी बदल गई थी। एक बार जब मैंने मिल्टियट्स के साथ रहना शुरू किया, तो यह मज़ेदार और रोमांचक हो गया। मैं जिस तरह पहले जी रहा था, उस तरह कैसे वापस जा सकता हूँ? तो मुझे यकीन नहीं है। मुझे ये भी याद नहीं है कि उसे पसंद न करने पर कैसा महसूस होता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कैस ने मुझे देखा। ये ठीक है क्योंकि मैं खुश हूँ। इस दुनिया में प्यार करने के लिए किसी का होना एक आशीर्वाद है, एक वरदान। मैंने सिर हिलाया। मैंने गंभीरता से कहा, यह मुझे आज अपना जीवन पूरी तरह से जीने और कल के लिए तत्पर रहने में सक्षम बनाता है। मैं अपने पास मौजूद हर चीज का ध्यान रखता हूँ। प्यार आपके जीवन में बहुत कुछ जोड़ता है। मैं चाहता था कि कैस भी किसी दिन इसका अनुभव करे। इस अर्थ में, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कैस, मैंने कहा। मेरी आंखें चमक उठीं। इस बार कैस ने मुझे खो जाने के लिए नहीं कहा जैसा कि वह आमतौर पर करता था। क्या वह भ्रमित था, हैरान? मुझे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखना मजेदार था। उसके गाल और कान कुछ लाल लग रहे थे। आप जानते हैं, आपको यादृच्छिक लोगों से इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं इसे यादृच्छिक लोगों से नहीं कहता। वह चुप हो गया। क्या आप मेरे लिए बस एक यादृच्छिक व्यक्ति हैं? वह थोड़ा घबराया हुआ था, मैं बता सकता हूँ। आखिरकार, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका और उसने भौहें सिकोड़ लीं। बाहर निकलो, उसने आखिरकार कहा। उसका एक्सप्रेशन इतना प्यारा था कि मैं उसके गालों पर चुटकी काटना चाहता था। आह, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है। लूसियाना ने मुझ पर दया भरी दृष्टि डाली। तुम भी एक बच्चे हो, उसने कहा। गिड़गिड़ाते हुए, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा डांटा। मैं डैडी को देखना चाहता हूँ। हम अभी उससे मिलने जा रहे हैं। तो चलो जल्दी करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं उत्तेजना में दौड़ने लगा और लूसियाना ने अपना सिर हिला दिया।
एक बच्चे के शरीर में होने के बारे में एक बात जो मुझे अच्छी लगी वही ये थी कि जब मैं अपने पिता को देखना चाहता था तो लोग मेरी मदद करते थे। मैं हंसा। ये मूर्ख वयस्क, वे मेरे सच्चे विचार नहीं जानते थे। जब हम महल में पहुंचे तो लुसियाना नौकरों से बात करने चली गई, जबकि मैं कार्यालय की ओर चला गया। आइए उसे आश्चर्यचकित करें। अगर मैं अचानक बाहर कूद जाऊं तो क्या वह चौंक जाएगा? हालांकि जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि यह थोड़ा अजर था। उद्धरण चिन्ह ... तो हम अभी भी इसके स्थान को नहीं जानते हैं। क्या आपको लगता है कि पोप को एहसास है कि हम इसकी तलाश कर रहे हैं? पोप, इसका स्थान, वे किस बारे में बात कर रहे थे? मैंने पलकें झपकाईं और ध्यान उनकी आवाज़ों पर केंद्रित किया। कोई मौका नहीं। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमें लगता है कि यह शायद वेटिकन में है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। ऐसा लग रहा था कि मिल्टियड्स कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं सका क्योंकि उनकी आवाज़ें दबी हुई थीं। उद्धरण चिन्ह ... पवित्र अवशेष। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है, आपको और उन्हें ढूंढना होगा, लेकिन कोई मौका नहीं। उन्हें पकड़ो, भले ही इसका मतलब तुम्हें सभी को मारना पड़े। मैं उस निर्दयी बयान से इतना स्तब्ध था कि मैं दरवाजे से हट गया। वहां एक पवित्र अवशेष था जिस पर मिल्टियड्स का जुनून सवार था। उपन्यास में इस तरह की किसी बात का कभी उल्लेख नहीं किया गया था, और मैं इतना अचंभित हो गया था कि मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था तभी मैंने एक बार फिर मिल्टियड्स की कठोर आवाज़ सुनी। वहाँ कहीं एक चूहा छिपा है। मैं अजीब सी खामोशी में पलकें झपकाने लगा। उसने ज़रूर मुझे नोटिस किया होगा। मेरे पास दो विकल्प थे, भागो या पकड़े जाओ। मैंने अंदर जाना चुना। दरवाज़ा धक्का देकर खोला। मैं चिल्लाया, दादा, चूहा यहाँ है। मैंने किसी को गहरी आह भरते हुए सुना। मैं जानता था कि लुसियाना शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा छिपा रही होगी। मिल्टियड्स के चेहरे पर एक अजीब भाव था। देखने से उसे नहीं पता था कि मैं यहाँ भी था। आह, बहुत प्यारा। मैं उत्साहपूर्वक मिल्टियड्स की ओर दौड़ने लगा, लेकिन तभी कैलियन कहीं से प्रकट हुआ और एक आदमी को अपने साथ बाहर खींचता हुआ ले गया। मैं अपनी राह में रुक गया। कुछ चल रहा था। कहानी समाप्त। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में देखने के लिए बने रहें। अलविदा।